हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे जरा फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है। परमजीत जी, सुभाष यादव जी, रमन यादव जी, दीपक कुमार जी, मनसुख राजभर जी, वैशाली जी, माही जी, काजल जी, श्रेया परमार जी, ऋतिक रोशन जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाए। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। और जो बच्चे क्लास में लाइव नहीं आए हैं वो फटाफट से लाइव आ जाइए, क्योंकि आपकी पसंदीदा क्लास, पसंदीदा सेशन प्रारंभ हो चुका है। प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि वायुमंडल टॉपिक आज की इस क्लास से स्टार्ट करूंगा। जलवायु विज्ञान स्टार्ट करेंगे और जलवायु विज्ञान नाम के टॉपिक को आज की ही इस क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने मोस्ट में लगाऊं उतना ही कम है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। ठीक है जी, ये वाला टॉपिक वायुमंडल टॉपिक का नाम है। ठीक है जी। अच्छा, चलते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चा। यहाँ वायुमंडल का तात्पर्य क्या है, वायुमंडल का मतलब क्या है, इस चीज को जानिए। ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है, ये अर्थ है। और पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण पाया जाता है। और पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों की कवर, गैसों के घेरा, गैसों के आवरण को मेरे बच्चा हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वायुमंडल है मेरे बच्चा। पृथ्वी पर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की उपस्थिति बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे है भाई? बोलो, फायदेमंद कैसे है? तो प्यारे साथी, फायदेमंद इसलिए है कि पृथ्वी पर जो जीवन बना हुआ है उसमें वायुमंडल का ही महत्वपूर्ण रोल है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर तापमान ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। और इसीलिए मेरे बच्चा, पृथ्वी पर एक अनुकूल तापमान है, फेवरेबल टेम्परेचर है, और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। क्या है? जीवन की मौजूदगी है पृथ्वी पर, इसीलिए इसी कारण है जीवन की मौजूदगी। मेरे बच्चा, ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, ये पृथ्वी का जो वायुमंडल है मेरे बच्चा, एटमॉस्फेयर जो है, वो वायुमंडल, वो एटमॉस्फेयर और भी बहुत प्रकार से लाभदायक है। जल H2O कैसे बनता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनता है। ऑक्सीजन कहां से आती है भाई? वायुमंडल से। हाइड्रोजन कहां है? वायुमंडल में है। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, हम सांस ले रहे हैं, क्या बिना सांस के हम जी सकते हैं? श्वसन क्रिया के अंतर्गत हम किस गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कहां से मिलती है? वायुमंडल से ही तो मिलती है। बोलो मेरे बच्चा, वायुमंडल से ही तो ऑक्सीजन मिलती है हमें। इससे ऑक्सीजन कहां से मिलती है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर से ही मिलती है। और इसीलिए मेरे बच्चा, ये जो वायुमंडल है, ये जो एटमॉस्फेयर है, सांस लेने की क्रिया में, पानी पीने की क्रिया में, पृथ्वी पर औसत तापमान बनाए रखने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या मेरे बच्चा? वायुमंडल। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, वायुमंडल है तो हम हैं। और ये वायुमंडल पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है, बाहर नहीं जा पा रहा है। इसके कण, इसके अणु भाग नहीं पा रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मेरे बच्चा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्यारे साथी, आपसे बात हो रही है। अच्छा, वायुमंडल के संघटन की बात करें, किसकी बात करें? संघटन। हाँ, संघटन सही लिखा हुआ है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की चर्चा करें तो वायुमंडल 3 चीजों से मिलकर बनता है भाई। कितनी चीजें? 3 चीजें। एक है गैसें, गैसेस। बोलो, कितनी चीजें हैं मेरे बच्चा? गैसें यानी कि गैसेस। ठीक है। दूसरी है वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, और तीसरी है धूल कण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स।
गैसें, जलवाष्प और धूलकण, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, तीन चीजों से मिलकर बनता है। गैसों में प्रमुख गैसें कौन सी है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये प्रमुख गैसें हैं मेरे भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या है? प्रमुख गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। और ये सारी की सारी गैसों का बहुत महत्व है। सबसे पहले नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? तो मेरे बच्चा, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। ये पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% क्वांटिटी में, लगभग 78%, लगभग 78% क्वांटिटी में, 78% मात्रा में ये पाई जाती है। कुल गैसें जो है उनमें से अकेले 78% केवल और केवल नाइट्रोजन ही पाई जाती है। मेरे बच्चे, नाइट्रोजन की अगर मैं चर्चा करूं तो डायरेक्टली हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत यूजफुल है। लेग्यूमिनस कुल के पौधे जैसे दालें, मटर, ये क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को जमीन में नाइट्रेट के रूप में भंडारित कर देते हैं। किसके रूप में मेरे बच्चे? जमीन में नाइट्रेट के रूप में भंडारित कर देते हैं, और अन्य पौधे उस नाइट्रेट को पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स की भांति प्राप्त करते हैं। किसकी भांति भाई? पोषक तत्वों की भांति, न्यूट्रिएंट्स की भांति प्राप्त करते, ग्रहण करते हैं अन्य पोषक तत्व, अन्य जो मेरे बच्चा जो पौधे हैं वो। तो नाइट्रोजन के बारे में आपने जाना, क्या जाना? लिखा हुआ है कि इसकी जो क्वांटिटी है 78.0% है लगभग में। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ये। और लेग्यूमिनस कुल के पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जमीन में भंडारित कर देते हैं। लेग्यूमिनस कुल के पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जमीन में भंडारित कर देते हैं, और यही नाइट्रेट अन्य पौधों के लिए पोषक तत्व का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। ठीक है जी, चलिए, नाइट्रोजन हो गया आपका। इसके बाद मेरे बच्चा ऑक्सीजन की चर्चा करेंगे। ये रहा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है मेरे बच्चा। ऑक्सीजन किस लिए फेमस है? ये पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 21% है, अप्रोक्सीमेटली 21%। ये प्राणदायिनी गैस है, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान हम इस गैस को ग्रहण करते हैं। यह अग्निदाहक गैस भी है। जैसे एक क्या है? मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच का गिलास रख दो, तुरंत अग्नि बुझ जाएगी। यानी कि अग्निदाहक गैस भी है मेरे बच्चे। अग्नि को प्रज्वलित होने में भी ये गैस बहुत मदद करती है। इसमें अग्नि को प्रज्वलित होने में बहुत हेल्प करती है ये गैस। मेरे प्यारे बच्चा, ऑक्सीजन की चर्चा करें तो ये जो चीजें मैंने बताई वो चीजें यहां लिखी हुई है कि इसकी क्वांटिटी लगभग 20.95% यानी कि लगभग 21% है। वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, प्राणदायिनी गैस है, लाइफ गिविंग गैस है, और अग्निदाहक गैस भी है। अग्नि को जलाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं O2 की चर्चा कर रहा हूं, मैं ऑक्सीजन की चर्चा कर रहा हूं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है भैया? तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी? तो मेरे बच्चा, तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस पृथ्वी के वायुमंडल में वो ऑर्गन गैस है। कौन सी गैस है? ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन गैस है वो पृथ्वी के, इसको AR के नाम से जाना जाता है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 0.93% क्वांटिटी में पाई जाती है। लगभग में 0.93% क्वांटिटी में ये गैस जो है वो पाई जाती है। वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। क्या नाम है? ऑर्गन नाम है इसका। बोलो जी, क्या नाम है बेटा? ऑर्गन नाम है इसका। समझ में आ रहा है? 0.93% क्वांटिटी में ये पाई जाती है, लगभग 0.93% क्वांटिटी में पाई जाती है। बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है?
मेरे बच्चा ये जो ऑर्गन गैस है, ऑर्गन एआर, ये एक अक्रिय गैस है, इनएक्टिव गैस है। अच्छा, अक्रिय गैस का क्या मतलब होता है? वे गैसें जो अन्य गैसों के साथ शीघ्रता से रिएक्शन नहीं करती, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करती, उन गैसों को अक्रिय गैस कहा जाता है। बोलो जी, उन गैसों को हम अक्रिय गैस कहते हैं, इनएक्टिव गैस कहते हैं। बोलो जी, समझ में आ रहा है? अक्रिय गैस इनएक्टिव गैस कहते हैं। क्रिप्टन, जेनन, रेडोन, नियोन, हीलियम, ये सब वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख अक्रिय गैसें हैं। ठीक है जी। क्या इनएक्टिव गैसेस अक्रिय गैसें? देखो लिखा हुआ है लगभग 0.93% क्वांटिटी पाई जाती है। ये एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, इट इज अ नोबल गैस, अर्थात ये अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और अन्य अक्रिय गैसें कौन सी है? अदर इनएक्टिव गैसेस कौन सी है? क्रिप्टन है, जेनन है, नियोन है, रेडोन है, हीलियम है, ये अदर इनएक्टिव गैसेस है, अन्य महत्वपूर्ण इनएक्टिव गैसेस हैं। बोलो ये आप समझ पा रहे हो? क्लियर हो पा रहा है आपको? बहुत अच्छी बात। अब हम बात करेंगे भाई, पृथ्वी के वायुमंडल में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली गैस कौन सी? तो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली गैस मेरे बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बेहद महत्वपूर्ण है। ये छोटी है लेकिन खोटी है। 0.036% क्वांटिटी में पाई जाती है। कितने क्वांटिटी? 0.036% क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पाई जाती है, वो देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, ये CO2 गैस मेरे बच्चा महत्वपूर्ण प्रभाव भी दिखाती है। एक्चुअल में ये पृथ्वी है, पृथ्वी, अर्थ, अर्थ है ये, और पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर CO2, CO2, CH4 जैसी गैसों की परत है, जैसी गैसों की परत है। ये हरित गृह गैसें हैं। CO2 और CH4 जैसी गैसों की परत है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों की परत पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। ये करती क्या है भाई? किशन भारती जी का क्वेश्चन आ रहा है कि वायुमंडल की हाइट कितनी है? लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास तक मेरे बच्चे, पृथ्वी के धरातल से। अच्छा, ये जो गैसें हैं, ये इनकी परत करती क्या है? ये सूर्य नारायण हमारे, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, सन महाराज, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को, सोलर रेडिएशन को बड़े आराम से पृथ्वी के धरातल तक आने देते। काय चीज को भाई? सौर विकिरण को, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण को पृथ्वी के धरातल तक आने देती। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी तरंगें छोटी छोटी लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी के धरातल तक आती। लेकिन पृथ्वी से निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पृथ्वी से निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण है, उसके मार्ग में ये क्या करती है? रुकावट पैदा करती है। पार्थिव विकिरण के मार्ग में क्या करती है? रुकावट क्रिएट करती है। क्या? रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, रुकावट क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण है वो लंबी लंबी तरंगों के रूप में है। ये पार्थिव विकिरण है मेरे बेटा। बोलो जी, क्या है ये? पार्थिव विकिरण है। पार्थिव विकिरण यानी कि पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है।
ये पार्थिव विकिरण है मेरे भाई, ये लंबी लंबी तरंगों के रूप में निकलता है और इसके मार्ग में ये तरंगे जो जो गैस है वो रुकावट क्रिएट करती है। और मेरे बच्चा और मेरे प्यारे साथी, जब रुकावट क्रिएट होती है तो ये रुकावट पैदा करने को ही, इस रुकावट क्रिएट करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? रुकावट क्रिएट करने को ही हम हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। हरित ग्रह प्रभाव के नाम से इसको जाना जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये प्रभाव हरित ग्रह प्रभाव है। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ जाती है, CO2 गैस की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ती है, मीथेन गैस की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ती है, तो परत घनी हो जाती है, ये लेयर डेंस हो जाती है। और जब ये लेयर डेंस हो जाती है तो मेरे बच्चा इस मतलब हरित ग्रह गैसों के, यानी कि जो पृथ्वी का पार्थिव विकिरण है, ऊष्मा है, उस ऊष्मा के पृथ्वी से निकलने में ज्यादा रुकावट क्रिएट होती है। और इसी को मेरे बच्चा, इसी के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। और मेरे प्यारे साथी, यही जो पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को मेरे बेटा हम लोग कहते हैं क्या? भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन के लिए लगभग 60% तक कौन जिम्मेदार है? लगभग 60% तक जिम्मेदार कौन है? तो लगभग 60% तक जिम्मेदार है CO2, और लगभग 20% तक जिम्मेदार, लगभग 20% तक जिम्मेदार, अप्रोक्सीमेटली 20% तक रेस्पॉन्सिबल कौन है? वो CH4 है, मीथेन है। मीथेन लगभग 20% तक जिम्मेदार है और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 60% तक जिम्मेदार है भूमंडलीय तापन के लिए। भूमंडलीय तापन क्या है? पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही। टू इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही भूमंडलीय तापन कहलाता है। बोलो, समझ में आ रहा है? चलिए यहां देखिए लिखा हुआ है साफ शब्दों में, क्या लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर CO2 और CH4 जैसी ग्रीन हाउस गैसों की परत सौर विकिरण को आसानी से पृथ्वी के धरातल तक आने देती है, लेकिन यह परत पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरण के लिए रुकावट पैदा करती है। क्यों रुकावट क्या पैदा करती है? क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाला पार्थिव विकिरण लंबी लंबी तरंगों के रूप में निकलता है और सूर्य से आने वाला सौर विकिरण छोटी छोटी तरंगों के रूप में। सौर विकिरण छोटी छोटी तरंगों के रूप में आता है तो आसानी से आने देगी, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाला पार्थिव विकिरण लंबी लंबी तरंगों के रूप में निकलता है, इसलिए रुकावट क्रिएट करेगी। ठीक है जी। और मेरे बच्चा, इसी प्रभाव को हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है, किंतु मानवीय गतिविधियों के कारण CO2 और CH4 जैसी गैसों की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही भूमंडलीय तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ना, टू इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज नोन ग्लोबल वार्मिंग, उसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहते हैं उसे? भूमंडलीय तापन कहते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट महत्वपूर्ण गैस है ओजोन गैस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आप कहोगे भूमंडलीय तापन महत्वपूर्ण क्यों है? अरे भाई बहुत महत्वपूर्ण है, गर्मियां बढ़ती जा रही है, सर्दियां बहुत कम होती चली जा रही है,
आपने देख, मैंने जब मैं 2012-13 में पढ़ता था तो ये पढ़ता था कि भाई संसार में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पाया था, अल अजीजिया में पाया गया, 58 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अल अजीजिया संसार का सबसे सर्वाधिक तापमान पाया गया था वहां, लीबिया के अल अजीजिया में। लेकिन भाई अब तो ये जो यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, यहाँ 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है गर्मियों में। एक संसार का सबसे ज्यादा तापमान, और ये तो गर्मियों में यहीं पहुंच जाता है, लगभग उसके आसपास ही। तो इसका मतलब ये है कि तापमान बहुत बढ़ गया है गर्मियों में। गर्मियां बढ़ती जा रही है, प्रचंड होती जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं लेती। अक्टूबर में भी भैया कूलर चले, एसी चले, नवंबर में भी शुरुआत में चले, लेकिन धीरे 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 नवंबर के बाद थोड़ा सा मौसम सही होने लगा। तो गर्मियां बढ़ रही है, इसके कारण क्या होगा कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास जो बर्फ जमी हुई वो पिघलेगी, पानी का लेवल ऊंचा होगा, और जो द्वीप है, प्रायद्वीप है, वो सब जलमग्न हो जाएंगे और डूबने लगेंगे। ठीक है, तो मानवता, मानव सभ्यता पर ही खतरे के बादल मंडराने लगे। इसके बाद आती है ओजोन। ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? तो मेरे प्यारे साथी, ओजोन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक प्रमुख गैस है। कौन सी गैस? ओजोन गैस मेरे बच्चे। यहां देखिए, ये पृथ्वी है, अर्थ है, ये अर्थ है मेरे बच्चा, और ये जो अर्थ है, इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन गैस की भी परत मिलती है, O3 की परत, ओजोन गैस की परत। ये परत क्या करती है? ये हमारे लिए जालक, छलनी, चलनी का काम करती है। मेरे बच्चे, एक जालक, एक फिल्टर, एक चलनी का काम करती है। मेरे भाई यहां देखिए, ये सूर्य नारायण है, क्या है? सूर्य भगवान है, सन महाराज है। और मेरे बच्चे यहां सौर विकिरण आ रहा है, सौरिक विकिरण निकल रहा है, सौर विकिरण निकल रहा है। इस सौर विकिरण में कुछ हानिकारक तरंगे भी हैं और हार्मफुल वेव्स भी हैं। और ये जो ओजोन गैस की परत है, इस सौर विकिरण में से जो पराबैंगनी विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरण को ये अवशोषित कर लेती है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। और पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के कारण मेरे बच्चा, एब्जॉर्ब करने के कारण प्यारे साथी, हम विभिन्न बीमारियों से बच सकते हैं। अगर ये पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी के धरातल तक आता तो बहुत हानि हो सकती थी, आंखों से संबंधित बीमारियां, चर्म से संबंधित बीमारियां, ये सब हो सकती थी। लेकिन भगवान ने हमारी रक्षा कर ली, O3 की परत बनाकर। लेकिन हम आज एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, एसी, फ्रिज, इनसे CFC निकलती है। जिनसे? एसी से, फ्रिज से, इनसे क्या निकलती है? CFC निकलती है। इनसे क्या निकलती है? CFC निकलती है, CFC, CFC, HCFC, ये निकलती है, CFC और HCFC निकलती है। और ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करती है? ये मेरे बच्चा पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर जाकर ओजोन गैस की परत को, ओजोन गैस की परत के साथ रिएक्शन करती हैं, और ओजोन गैस की परत को मेरे बच्चा कमजोर कर देती है। और जहां ओजोन गैस की परत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है,
हम कहते हैं कि यहां ओजोन होल हो गया है, ओजोन छिद्र हो गया है। 66.5 डिग्री साउथ की जो रेखा है, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, उसके ऊपर वायुमंडल में एक ओजोन छिद्र मिला है, एक ओजोन होल मिला है, और ये पहला ओजोन होल है। एक और ओजोन होल मिला, वो कहां मिला? 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर, वहां भी एक ओजोन होल मिला। अब तक 2 जगहों पर ओजोन छिद्र, ओजोन होल देखे गए। अब तक 2 जगहों पर ओजोन होल देखे गए प्यारे साथी, एक 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर, एक 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, एक अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर, एक आर्कटिक वृत्त के ऊपर। 2 जगह ओजोन होल देखे गए, ओजोन छिद्र देखे गए। मतलब जहां ओजोन गैस की मोटाई बहुत कम हो गई है, ऐसी 2 जगह हैं मेरे बच्चा। यहां इन जगहों से जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो पृथ्वी के धरातल तक आ सकती है, पृथ्वी के धरातल तक, अर्थ के सरफेस तक आ सकती है। तो मेरे बच्चा क्या अर्थ के सरफेस तक आ सकती है? अर्थ के सरफेस तक आ सकती है मेरे बच्चा। ध्यान रखिए, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा मेरे बेटा। के बाद अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, तो सीएफसी और एचसीएफसी इसको नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन छिद्र कहां है, क्या होती है, ये समझ में आया आपको? अच्छा, इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मेरे बच्चे, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। वो इस ओजोन गैस की परत के संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन गैस की परत के संरक्षण से संबंधित है। क्योंकि मेरे बच्चा, जब ये परावैंगनी विकिरण आएगा और किसी व्यक्ति की स्किन पर पड़ेगा, तो वहां ये नहीं देखा ये अमेरिका का राष्ट्रपति है कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति। वो ये नहीं देखेगा ये पावरफुल है, ये कमजोर है। वो सीधे सीधे रिएक्ट करेगा, सीधे सीधे रोग पैदा करेगा। वो मेरा बच्चा सीधे सीधे क्या करेगा? रोग पैदा करेगा। इसीलिए पूरा विश्व, पूरा समुदाय एक हुआ, और पूरे विश्व समुदाय के में क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। और धीरे 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 जो हानिकारक चीजें है ना ओजोन गैस के लिए, उनके उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान दिया गया, और धीरे 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 ये ओजोन होल भरते जा रहे हैं। ये ओजोन होल है, आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है। यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, परंतु ये वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये छन्नी, जालक, फिल्टर की भांति कार्य करता है और सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। मेरे बच्चा, यदि ये किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती तो तापमान में तीव्र वृद्धि, आंखों का अंधापन, चर्म संबंधी बीमारियां होती। ये गैस समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ओजोन गैस की परत कहां मिलती है? तो जो वायुमंडल की परतें हैं ना, उनमें से समताप मंडल में मिलती है भाई, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है मेरे बच्चा। और इसकी घनी परत कहां मिलती है? 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच, अप टू 20 टू 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच इस गैस की घनी परत, डेंस लेयर, जहां ओजोन गैस के परमाणु, अणु पास पास है, वहां मिलती है मेरे बेटा। ओजोन गैस की घनी परत मिलती है। बोलो जी, क्लियर है? अच्छा, जेट वायुयानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त हुआ निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर क्या बनी है? सहमति बनी है।
मेरे बच्चा ध्यान रखिएगा, सहमति बनी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर बनी है मेरे भाई। बोलो जी, क्लियर है? ये चीज मैंने बता दी आपको। अच्छा, अब मैं बात करूंगा भाई सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड, देखो एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड SO2, SO2 है, और एक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, NOx है। ये जब वायुमंडल में विद्यमान नमी या जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी जल वाष्प के साथ जब अभिक्रिया करता है तो एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं? एसिड, अम्ल बनते हैं। जैसे यहां क्या बनता है मेरे बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4, और यहां नाइट्रिक अम्ल बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है, HNO3 बनता है। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जो नाइट्रिक अम्ल है, ये वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर जब जमीन पर गिरते हैं तो मेरे बच्चा उस वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। बोलो जी, क्या कहते हैं? एसिड रेन, अम्ल वर्षा कहते हैं। क्लियर है जी? एसिड रेन, अम्ल वर्षा कहते हैं। एग्जैक्ट। ये अम्ल वर्षा में लगभग 70% तक योगदान किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का या सल्फर डाइऑक्साइड का। और लगभग 30% तक योगदान किसका होता है मेरे बच्चा? नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स का। यहां लिखा हुआ है, देखो फटाफट से, कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नमी बराबर H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस नमी बराबर HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा कराते हैं। ये अम्ल जब वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर जमीन पर गिरते हैं, उसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। और मेरे बच्चा, अम्ल वर्षा में लगभग 70% तक योगदान किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का है। और अम्ल वर्षा में लगभग 30% तक योगदान किसका है मेरे बच्चा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का है, NOx का है। विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी, किसका है? NOx का है। बोलो जी मेरे बच्चा, NOx का है। देखो, NOx का है। ठीक है जी। बस ये गैसेस जितनी भी करानी थी कंप्लीट हो गई। अब बात आती है जलवाष्प की, अब बात आती है धूलकण की। सबसे पहले जलवाष्प की चर्चा आपके साथ करें मेरे बच्चा। किसकी चर्चा सबसे पहले होगी? जलवाष्प की चर्चा आपके साथ। यहां देखिए भाई, जलवाष्प, वाटर वेपर। ये जलवाष्प क्या है? जल की गैसीय अवस्था को ही जलवाष्प कहा जाता है। जल की गैसियस फॉर्म जलवाष्प कहलाते हैं। जलमंडल का एक भाग वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद है, वाटर वेपर के रूप में मौजूद है। किसके रूप में मौजूद है? जलवाष्प, वाटर वेपर के रूप में मौजूद। मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना, ठीक है जी। ये जलवाष्प भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कुछ उसी प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें काम करती है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। यानी कि
इकाई आयतन ले लिया जाए, 1 मीटर क्यूब एरिया ले लिया जाए वायुमंडल का, तो उसमें 0 से 4% तक जलवाष्प होगी। पहली बात, उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में यह 4% तक और मरुस्थलीय व ध्रुवीय प्रदेशों में यह अधिकतम 1% तक पाई जाती है। उष्ण आर्द्र क्षेत्र मतलब, उष्ण आर्द्र क्षेत्र का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथी? उष्ण आर्द्र क्षेत्र का मतलब है जहां वर्षा धुआंधार होती हो, जहां रेनफॉल धुआंधार होती हो, गर्मी भी पड़ती हो। और ध्रुवीय प्रदेश का मतलब क्या है? जहां बर्फ की चादर बिछी रहती हो, बर्फ ही बर्फ होती हो, उसको ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। अब जहां ठंडी बर्फ ही बर्फ होगी, वहां हवा भी ठंडी होगी, ठंडी हवा कैसे होती है? भारी बारियों के नीचे बैठेगी तो वर्षा कम कराएगी। और जो गर्म क्षेत्र होगा वहां की हवा भी गर्म होगी, गर्म हवा कैसी होती है? हल्की हल्की ऊपर ऊपर उठेगी और वायु में बादलों का निर्माण करके वहां वर्षा ज्यादा होगी। तो जब वर्षा ज्यादा होगी वहां जलवाष्प भी वायुमंडल में ज्यादा। तो मेरे बच्चा ये क्या है? उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में ये 4% तक और मरुस्थलीय व ध्रुवीय प्रदेशों में अधिकतम 1% तक। ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वाटर वेपर की क्वांटिटी में कमी आती है। मेरे बच्चा क्या? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जलवाष्प की कुल मात्रा का आधा भाग लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है, 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है वाटर वेपर की क्वांटिटी का 50% भाग। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगी, क्योंकि ध्रुवों पर तापमान बहुत कम होता है, बर्फ आच्छादित क्षेत्र होता है। और विषुवत रेखा पर तापमान हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती है। ये तो मैंने आपको बताया ही था। और तापमान जहां ज्यादा रहेगा वहां हवा भी गर्म हल्कियों के ऊपर उठेगी आर्द्रता को लेकर और बादल बना की वर्षा कराएगी। विषुवत रेखा पर तो प्रतिदिन वर्षा होती है दोपहर 2 से 4 बजे के बीच। और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है और विकिरण ऊष्मा को सुरक्षित रखता है। ये मैंने अभी भी आपको बताया है। ये भी पार्थिव विकिरण के निकलने में रुकावट क्रिएट करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बाहर जाने में रुकावट क्रिएट करता है। कौन मेरे बच्चे बताओ कौन? मेरे प्यारे साथी बोलो कौन? जलवाष्प हरित गृह प्रभाव क्रिएट करता है। और मेरे बच्चा ध्यान रखना, जल जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है और जलमंडल का कुल 0.001% वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में सुरक्षित है। वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में सुरक्षित, जल वाष्प के रूप में सुरक्षित है। ठीक है, किस रूप में सुरक्षित है? जल वाष्प, वाटर वेपर के रूप में सुरक्षित। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे धूल कणों की, डस्ट पार्टिकल्स की। वायुमंडल में मेरे बच्चों जल वाष्प के अतिरिक्त धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स भी मिलते हैं। लिखा हुआ है कि इसमें मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी, धुएं की कालिख, राख, पराग, धूल तथा उल्कापात के कण शामिल होते हैं। ये करते क्या है? सूर्य से आने वाले विकिरण को क्या करते हैं? जैसे सूर्य से विकिरण आ रहा है, ये किसी धूलकण से टकराया तो विभिन्न रंगों की धाराओं में बट जाता है। कोई हरा रंग की धारा में, कोई पीले रंग की धारा में, कोई मेरे बच्चा नीले रंग की धारा में है, और मेरे बच्चा कोई लाल रंग की धारा में। इस प्रकार से क्या हो जाता है मेरे भाई? इनका प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। प्रकीर्णन मतलब फैलाव, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन हो जाता है। और मेरे बच्चा एक चीज मुझे बता दो, आप अच्छे से बता दो,
कि जो सबसे ज्यादा फैलाव होता है वो किस रंग का होता है? विबग्योर। विबग्योर। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वी फॉर वायोलेट, वायोलेट मतलब बैगनी, ठीक है। आई फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। और बी फॉर ब्लू, ब्लू फॉर नीला। तो बैगनी यानी कि बैगनी रंग भी कैसे होता है? हल्का नीला ही तो होता है। बैगनी रंग का फैलाव सबसे ज्यादा होता है और लाल कलर का फैलाव सबसे कम होता है। आर फॉर रेड। सबसे ज्यादा फैलाव किसका होता है? बैगनी रंग का, यानी नीले टाइप के रंग का। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा फैलाव बैगनी रंग का होता है, नीले रंग का होता है, हल्के नीले रंग का होता है। इसी कारण से इस ऊपर ये सारे के सारे कलर मिलकर एक क्या बना लेते हैं? संयुक्त रूप से एक परत बना लेते हैं। परत टाइप की बना लेते हैं, परत होती नहीं है, लेकिन हमें आभास होता है कि पृथ्वी के ऊपर एक परत है और उसको हम आसमान कह देते हैं, क्योंकि वो आसमानी होती है, स्काई ब्लू कलर की होती है। ये सारे के सारे रंग मिलकर ये संयुक्त प्रभाव क्रिएट करते हैं। तो मेरे बच्चों, वास्तव में आसमान नाम की कोई परत नहीं है। ये धूल कणों से टकराकर होने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है, लाइट की स्कैटरिंग का परिणाम है, रिजल्ट है मेरे बच्चा। वाकई में कोई आसमान नाम की परत नहीं है। ये मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ध्रुवीय और विषुवत-रेखीय प्रदेशों के अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में धूलकणों की मात्रा अधिक मिलती है। कहने का मतलब क्या है? ये पृथ्वी का ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है मेरे बच्चा, ये 0 डिग्री की रेखा, और ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ये वाला, ये भी ध्रुव है, ये भी ध्रुव है, ध्रुवीय क्षेत्र है। तो न तो यहां न यहां न यहां ये धूलकण कहां ज्यादा मिलते हैं? तो धूलकण बीच वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। यहां धूलकणों की मात्रा ज्यादा मिलती है मेरे भाई, ज्यादा मिलती है। कहां बोलो? इन जगहों पर ज्यादा मिलती है, बीच वाले क्षेत्रों में मिलती है ज्यादा। यहां धूलकण ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है जी। चलिए मेरे बच्चा, इसके बाद ये धूलकण क्या है? आर्द्रता ग्राही संघनन केंद्र होते हैं, जहां वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। धूल के कणों पर क्या होता है? आर्द्रता बैठ जाती है। आर्द्रता ग्राही आर्द्रता को ग्रहण करने वाले केंद्र है, और ये बहुत सारे आर्द्रता ग्राही केंद्र यानी कि धूलकण जिन पर जलवाष्प मौजूद है, वो मिलकर बादलों का निर्माण करते हैं। और जब बादलों में पानी बढ़ जाता है तो वायु वर्षा हो जाती है। धूल के कण सूर्यातप को रोकने और परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। सूर्य से आने वाले विकिरण को रोकने और उसे रिफ्लेक्ट करने का काम भी डस्ट पार्टिकल्स करते हैं मेरे बच्चा, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल रंग की धाराओं का निर्माण करते हैं। और धूलयुक्त तो कोहरा भी धूलकणों की उपस्थिति में बना धुंध ही है। होता क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा ऐसा होता है, जब सूर्योदय होता है किसी स्थान पर या सूर्यास्त होता है, तो उस स्थान पर सूर्य सबसे दूर होता है। जहां सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा होता है, उस स्थान के सापेक्ष सबसे दूर सूर्य होता है। और मैंने आपको बताया ही कि कौन से कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, फैलाव सबसे कम होता है? रेड कलर का। तो जब सूर्य सबसे दूर है, तो वहां से हमारी आंखों तक, वहां से हम तक कौन सा कलर आ सकता है जिसका फैलाव सबसे कम हो? तो लाल कलर ही आता है। और इसी कारण सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर सूर्य के चारों ओर लालिमा दिखाई देती है, रेडिश कलर दिखाई देता है, क्योंकि वहां से लाल कलर ही हम तक आ पा रहा है। बहुत दूर है सूर्य, उसका फैलाव कम हो रहा है, इसीलिए लाल कलर ही आ पा रहा है, और सूर्य के चारों ओर हमें रेडिश कलर दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर हमें लाल कलर दिखाई देता है। और धूलयुक्त तो कोहरा, कोहरा क्या है? जैसे मान लीजिए ये आप है, ये आप है मेरे बच्चा, ये आप है, ऐसे करके देखो है, और यहां पर एक गिलास रखा हुआ है, ऐसे करके गिलास रखा हुआ है, बीच में धूल के कण है, ये धूल के कण है,
ये धूल के कण है, और इन पर क्या जम गई, आर्द्रता जम गई। तो आर्द्रता जमने के कारण आपकी दृश्यता कम हो जाएगी, आपको एक गिलास साफ ढंग से नहीं दिखेगा कि धूल कणों पर आर्द्रता जमी हुई है और वो आपके और गिलास के बीच में आर्द्रता, धूल यानी कि ह्यूमिड पार्टिकल्स मौजूद है, आर्द्रता युक्त धूल कण मौजूद है, इसीलिए साफ नहीं दिखेगा। इसी स्थिति को कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहरा, इसी स्थिति को कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है जी मेरे बच्चा, हो गया खत्म, टॉपिक कंप्लीटेड। ये वायुमंडल का संगठन जो है वो आज कंप्लीट हो गया, टॉपिक कंप्लीटेड। अब इसके बाद मेरे बच्चा हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे वायुमंडल की परतों की, द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की चर्चा करेंगे, है ना। द वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्लास कब होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास मेरे बच्चा विल बी ऑन मंडे, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। ठीक है, कब होगी, मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी। कल सैटरडे कल क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी मेरे। अच्छी तरीके से यहां पर जान और समझ लीजिए, देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे, और इस जलवायु विज्ञान में तो कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।